सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग अब प्री और मेंस के लिहाज से करंट अफेयर्स को ले रहे हैं। तो आज मैं आपको प्री की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो बिल्कुल लेटेस्ट घटित हुई हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। आपको नोट्स लेने हैं, नहीं लेने हैं, इनके पॉइंट्स नोट करने हैं, एक शब्द में नोट करना है, वाक्य में नोट करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आप फैसला कीजिएगा। आज के अखबारों में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, खबर डेफिनेटली कल की है, वो ये है कि राहुल गांधी जी लोकसभा में अपोजिशन के लीडर होंगे। वाकई में एक बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? बड़ी खबर इसलिए है कि पिछले 10 सालों से लोकसभा में विपक्ष का कोई भी लीडर नहीं था। यानी कि जो सरकार थी वो बिना विपक्ष के नेता के काम कर रही थी। इसलिए घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। हम ये मान करके चलें कि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं उन पर कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो उस पर थोड़ी सी बातें करेंगे। देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो लीडर अपोजिशन होते हैं वो बहुत सी ऐसी अपॉइंटमेंट की कमेटीज होती हैं जिनके वो मेंबर होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं। जब उसके अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद अपोजिशन के लीडर भी उसके मेंबर होते हैं, ये होंगे ही होंगे। सीधी सी बात है कि अपोजिशन के लीडर अगर है ही नहीं तो मेंबर कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? होता यह है कि जो सारे डिसीजंस हैं वो सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। और अगर सारे डिसीजन सरकार के ही नियंत्रण में हैं, सरकार के नियंत्रणों पर कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है या कोई रोक लगाने वाला नहीं है, तो सीधी सी बात है कि फिर लोकतंत्र कैसा है? ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो तभी है जब विपक्ष होगा। तो विपक्ष तो है लेकिन विपक्ष का नेता नहीं है। तो अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो बहुत सी समितियों में नहीं है, तो वहां सरकार बिल्कुल अपने मन का करेगी। और भी दूसरी बहुत सी चीजें होती हैं जहां विपक्ष के नेता का अपना रोल होता है। तो अभी तक विपक्ष के नेता क्यों नहीं थे 10 साल तक? उसका कारण यह था कि विपक्ष का नेता होने के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ योग्यताओं की जरूरत होती है। योग्यताओं में तो यही है कि भाई आप जिस हाउस में विपक्ष के नेता होंगे उसके सांसद हों, ये तो होता ही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि विपक्ष का लीडर बनने के लिए आपके पास पूरे सदन में जो मेंबरशिप है उस सदन में उसके 10% सांसद आपके पास होने चाहिए। हम लोकसभा की बात करते हैं क्योंकि विपक्ष के नेता वो लोकसभा में ही बने हैं। लोकसभा में कुल 540 सीट्स हैं लगभग, मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट पे नहीं जा रहा हूं मैं, 540। तो उसका 10% हुआ 54। यानी कि विपक्ष का नेता वही बन सकेगा जिसके पास मिनिमम 54 सांसद हों। और इसमें भी अगर मान लीजिए कि एक के पास 54 है और दूसरे के पास 70 है तो 70 वाले बनेंगे, यानी कि जो सबसे अधिक जिनके पास सांसद होंगे वो बन जाएंगे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि अभी तक 2 चुनावों में किसी के पास भी 10% सांसद नहीं थे। ये पहली बार है 10 सालों के बाद जब कांग्रेस के 98 मेंबर्स चुनकर आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का विपक्ष का नेता बनना था, राहुल गांधी जी उसके नेता बन गए हैं। अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि चूंकि वो विपक्ष के लीडर बन गए हैं तो उनके बहुत से अधिकार हो गए हैं। जैसे बकायदे उनके पास एक ऑफिस होगा, बहुत सी जो कमेटीज होती हैं, अकाउंट कमेटीज होती हैं, उन अकाउंट कमेटीज के वो हेड होंगे, चेयरमैन होंगे। जैसे चेयरमैन ऑफ द ऑल इंपॉर्टेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से अपॉइंटमेंट्स की कमेटी होती हैं, जैसे लोकपाल, सीबीआई चीफ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, मानव अधिकार आयोग के प्रमुख। इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए, चयन के लिए जो कमेटी होती है उसमें मेंबर ऑफ अपोजिशन होते हैं और उसमें राहुल गांधी रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में सरकार के लिए एक तरफा निर्णय लेना आसान नहीं होगा और सही मायने में यही लोकतंत्र भी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अपोजिशन की लीडर के अभाव में लोकतंत्र सही आत्मा के अनुकूल काम नहीं कर रहा होता है।
कुछ तथ्य और। पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में ही अपोजिशन के लीडर नहीं रहे हैं। बीच बीच में भी ऐसी स्थितियां आई हैं कि अपोजिशन के लीडर नहीं रहे। और सच बात तो यह है कि 1969 में पहली बार अपोजिशन लीडर बने, जो मान्यता प्राप्त अपोजिशन लीडर थे। आपको उनका नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उनका नाम था राम सुभग सिंह, जो बक्सर के सांसद थे। ये दिसंबर 1969 से 1970 तक अपोजिशन के लीडर रहे, लगभग 1 साल 10 महीने तक। इस समय इंदिरा गांधी जी बाकायदे प्राइम मिनिस्टर थीं, और राम सुभग जी जिस पार्टी के सांसद थे वह पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ब्रैकेट ओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ब्रैकेट ओ। दोस्तों, सच बात यह है कि 1977 में एक एक्ट लाया गया, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977। इसके बाद से ही आप कह लीजिए कि सही मायने में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वह रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। थोड़े से तथ्य मैंने प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके आपको बताए हैं। एक दूसरी खबर जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्री की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। क्या आपने स्किल सेंसस के बारे में कुछ सुना है? स्किल सेंसस, सेंसस जनगणना, स्किल यानी कि कौशल, कौशल जनगणना शायद न सुना हो, लेकिन यदि आप आंध्र प्रदेश के होंगे तो डेफिनेटली आपने वहां के अखबारों में पढ़ा होगा। दरअसल बात यह है कि आंध्र प्रदेश में अभी जो नए सीएम बने हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वे अपने राज्य में स्किल सेंसस कराएंगे। कौशल जनगणना एक बहुत बड़ी बात है ये, और ऐसा कराने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इस रूप में इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब भी जनगणना की बात होती, सामान्य जनगणना को तो छोड़ दीजिए, जातिगत जनगणना की बात ज्यादा होती है। कुछ राज्यों ने कराई भी, इसको लेकर के काफी विवाद की स्थितियां भी बनी। जाति पर आधारित जनगणना, क्या सच में हमेशा जाति पर आधारित ही जनगणना होनी चाहिए आजादी के इतने सालों के बाद, या कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कौशल जनगणना है वो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहा है। ये गैर राजनीतिक है और विशुद्ध रूप से एक विकास परक निर्णय है। उसमें विकास की चिंता दिखाई दे रही है। स्किल सेंसस, अभी एक जो आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई। बात यह सामने आई कि जिन राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, अच्छा है, वहां जो है बेरोजगारी, जो बीमारू राज्य हैं, जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनकी तुलना में ज्यादा है। साक्षरता ज्यादा, बेरोजगारी ज्यादा। तो ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सामान्यतया यही माना जाता है कि साक्षरता अगर बढ़ी तो बेरोजगारी की दर कम होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए या लोग रोजगार में लग जाएंगे। तो यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ये वे लोग होंगे जिनके पास कोई कौशल ही नहीं है, स्किल है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये चिंता की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच में क्या उनमें कौशल नहीं है? तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश ने यह पहला कदम उठाया है, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हो सकता है कि दूसरे राज्य भी आगे चल करके इसका अनुकरण करें। तीसरी एक छोटी सी खबर, और छोटी सी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को जो हाई कोर्ट ने जमानत दी, उस पर एक टिप्पणी की। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने बकायदे नीचे के कोर्ट के अपील के अगेंस्ट सुनते हुए उन्हें यह कहा कि ठीक है, इन्हें जमानत दी जाएगी, लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह बात कही है कि इस तरीके से जब जमानत पर अंतरिम रोक लगाकर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है तो यह एक असामान्य स्थिति है। फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए, यह थोड़ा सा असामान्य है। जैसे आपने बकायदे जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी, ठीक है, क्योंकि बकायदे जमानत दे दी गई थी, फिर अपील हुई, उसमें ईडी ने कहा कि नहीं, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब बात नहीं सुनी गई तो ठीक है, जमानत पर अभी रोक लगा देते हैं, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। दोस्तों, ये सामान्य सी घटना है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इसका कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपके सिविल सर्विसेज से भी संबंध होता है, इसलिए मुझे लगा कि इस तथ्य की भी जानकारी आपको दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों की मुझे जानकारी आप सबको देनी थी, उनके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।